हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज एक वीडियो पर मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ यार, वीडियो पर बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग चाय पी रहे थे आज, मैं और मेरी वाइफ। तो मेरी वाइफ ने एक सवाल पूछा, मैंने उसको उसका जवाब दिया। और मुझे लगा कि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है, या ये सवाल नहीं है, ये दुविधा है एक्चुअली में। तो मुझे नहीं मालूम मेरा जवाब सही होगा कि नहीं होगा, पर मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए आप लोगों से। ये लोग आप लोग आगे बताना, कमेंट करके अगर बताना चाहो तो, कि ये इस तरह की दुविधा आपके मन में थी या इस तरह का सवाल था, और मेरा जवाब आपको कैसा लगा। आप चाहो तो आगे वीडियो में बता सकते हो। सवाल ये था, मैं ऐसी चाय पी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इस समय 3 बज रहे दोपहर के। तो हम लोग अभी 1 घंटे पहले सुबह की चाय पी रहे थे। कल मैं पूरी रात सोया नहीं, मतलब मैं सुबह 4:30 बजे सोया हूँ। 4 बजे तो मैं टोनी को ले गया था घुमाने बाहर। तो हम चाय पी रहे थे, ऐसी मेरी तो आदत ही है बक बक करने की। तो ऐसी मैं कोई बात बोल रहा था, मतलब मैं बात बोल रहा था, अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज कर रहा था। मैंने कहा यार, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जो एक दो हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं पूरी तरह, और उनके बिजनेस आइडिया भी भीड़ जैसे हैं। वो पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो कम पैसा कमा पा रहे हैं। तो ये बात चल रही थी। तो ये बात चलते चलते में एक बात आई कि वो पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो कम पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, या हर हर आदमी को ये लगता है कि ज़्यादा, मतलब मेहनत करने से, पैसे के पीछे भागने से, या ज़्यादा पैसा कमाने से पैसा ज़्यादा आता है। जबकि ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह ये अपोजिट है। क्योंकि आप जब पैसा कमाते हो, पैसा कमाने के लिए काबिलियत सीखते हो और काबिल बनते हो, और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो, पैसा कमाने के लिए रात दिन मेहनत करते हो, तो आपके पास पैसा कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं होता है, और आप एक पर्टिकुलर एक फ्लो में भाग रहे होते हो, एक लकीर के फ़कीर बने होते हो, जिसकी वजह से जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा आता है। जैसे एक ऐसी साइकिल हो, जो सर्कस में आपने साइकिल देखी है। सर्कस की साइकिल जो होती है वो नॉर्मल साइकिल से डिफरेंट होती है। सर्कस की साइकिल का एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें जितना आप पैडल मारोगे उतना ही पहिया मूव करेगा, पैडल रोकोगे तो पहिया मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से साइकिल के ऊपर खड़े हो जाते हैं वो लोग। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, आपने थोड़ी देर साइकिल को पैडल मारा और फिर रोक दिया तो साइकिल चलती रहती है। तो ये जो मेटलिस्टिक लोग हैं, जो लकीर के फकीर है, ये सिम्बा है। क्या हुआ? नो टोनी, टोनी घुर रहा है उस पर, टोनी सो रहा है। ये सिम्बा है। तो हम बात कर रहे थे, जो नॉर्मल साइकिल होती है उसमें आपने थोड़ी सी मेहनत करी और उसका थोड़ी देर के लिए आपने ब्रेक लिया तो साइकिल चलती रहती काफ़ी दूर तक। पर सर्कस की जो साइकिल होती है उस पर जितना चेन घूमेगी, मतलब जितना पैडल मारोगे पहिया उतना ही मूव करेगा, पैडल रोकोगे पहिया वहीं रुक जाएगा, तभी वो उसके ऊपर करतब दिखा पाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा था कि जो ये पैसा कमा रहे हैं लोग, इनको ऐसा लगता है कि पैसा कमाने से और ज़्यादा काबिल बनने, मतलब काबिल पर्टिकुलर पैसा कमाने के लिए बनने से ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता। इनके पास इनकी क्षमता से 50% ही पैसा आ रहा होता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन से थोड़ा ज़्यादा होता है, बेहतर होता है, तो इनको लगता है कि तरक्की कर रहे हैं, जबकि ये अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, इनको खुद नहीं पता होता। तो ये बात चल रही थी। तो इस बात में मैंने एक बात बोली। मैंने कहा, पैसा कमाना दुनिया में बहुत आसान है। पैसा झग मार के आपके पास आएगा, झग मार के आएगा। कुछ भी कर लो, पैसा आपके पास आएगा। आपके ना चाहते हुए आएगा, आपके बिना सोचे हुए आएगा, और आपकी उम्मीद और दूसरों की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा आएगा। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने जीवन में समझदार बनना है। और यहाँ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब कोई भी चीज़ हो, रिश्ते मजबूत हो ना हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, पॉपुलैरिटी हो, सब कुछ तभी आएगा जब आपके पास समझ होगी, आप अक्लमंद होगे। ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। क्योंकि जब आप अक्लमंद बनते हो, तो अक्लमंद बनने का सबसे पहला और निचला रिवार्ड होता है बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत। ठीक है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं जीनियस हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, हर मुद्दे पर मेरी भीड़ जैसी राय नहीं होती है, भीड़ से अलग सोचता हूँ, ये जरूर है। पर मैं नहीं मानता कि भी मेरे पास बहुत बड़े लेवल की समझ है, या मैं बहुत समझदार हूँ, अक्लमंद हूँ। हाँ, अंधों में काना राजा हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आप लोगों को मुझसे कम पता है, ये हो सकता है। ठीक है? वो भी सभी को नहीं।
तो उसने बोला कि पर मैं तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैंने समझदार बनने की बहुत कोशिश करी, मैंने कई किताबें पढ़ी, मैंने कई वीडियोस देखे, आपने बोला कि लोगों की बायोग्राफी सुनो, मैंने वो सुनी, बायोग्राफीज पढ़ो, मैंने वो पढ़ी, गांधी जी की और कई लोगों की। उसने कहा मैंने कई लोगों के इंटरव्यू देखे जैसा आप बोलते हो, पर मैं आपके लेवल को मैच नहीं कर पाई। मतलब कि वो हम लोग मैच नहीं कर पाई, मतलब ये नहीं कि समझदार नहीं बन पाए, मेन मेन बात ये कि वो हर चीज का जवाब आना और हर चीज को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना, भले भीड़ जैसे भी दिखती हो, वो नहीं आ पाया। तो मैंने उसको एक जवाब दिया जो मैं आप लोग जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट तक तो मैं भूमिका ही बनाता रह गया, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो अभी हमने 5 मिनट बात करी है मैंने। तो मैंने उसको बोला कि कभी भी किताबें पढ़ने से, वीडियोस देखने से, किसी की बायोग्राफीज पढ़ने से, किसी के जीवन के संघर्ष या उसके जीवन के बारे में जानने से आप समझदार नहीं बन सकते। मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ, मैं 300 पेज की किताब के सिर्फ 3 पेज पढ़ता हूँ और मुझे वो 300 पेज का कंक्लूजन मिल जाता है। अभी मैं कुछ जे 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 कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ रहा था और एक वीडियो देख रहा था। वो वीडियो था तो 20-25 मिनट का, मैंने सिर्फ 3 बार वो वीडियो देखा, तीनों बार मैंने 7 मिनट पे जाके वो वीडियो बंद कर दिया। 7 मिनट तक भी पूरा नहीं देखा, दूसरी और तीसरी बार में तो बीच के 3-4 मिनट देखे, वो मेरे लिए काफ़ी थी, मैंने आगे जाना ही नहीं किया, क्या जानना है, क्योंकि मेरी खुराक उसमें पूरी हो रही थी, मैं उस मेरे दिमाग को उससे डाइट मिल रही थी, खुराक मिल रही थी, और मैं उस बात को डिकोड कर रहा था। ठीक है, तो मैंने अपनी वाइफ को एक जवाब दिया जो मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ, अगर आपको सही लगे ठीक है। दुनिया में कोई भी किताब पढ़ने से, चाहे वो धार्मिक पुस्तक हो, चाहे वो कोई बायोग्राफी हो, कुछ भी हो, दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ने से कभी भी आप अक्लमंद या समझदार नहीं बन सकते। कोई भी महंगे स्कूल में जा करके बच्चा अक्लमंद नहीं बन सकता। कोई भी आप 50 लोगों के साथ बातें कर लो, आपको दुनिया के 50 अक्लमंद लोगों के बीच में भी बैठा दिया जाए ना, तो भी आप अक्लमंद नहीं बन सकते। आप तो फिर आप क्या बनोगे अगर ये सब करते हो? तो आपके पास जनरल नॉलेज होगी। अगर आपको इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी के साथ रख दिया जाए 4 दिन और आप उनसे खूब सवाल करोगे सॉरी, अगर आप उनसे खूब सवाल करोगे तो भी आप 5वें दिन उनकी तरह नहीं बन सकते, अक्लमंद नहीं बन सकते। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोचते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, चाणक्य या बुद्ध या कृष्ण या ये लोग कैसे सोचते थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी वैसे सोचने लग जाओ, क्योंकि ये वो बने जो ये थे, आप भी वो बनोगे जो आप हो। आप ये नहीं कि मेरे को बुद्ध को पढ़ के बुद्ध बनना है, मैंने इलॉन मस्क के साथ समय बिता के इलॉन मस्क बनना है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि किसी भी किताब को पढ़ के, किसी भी प्रवचन को सुन के, किसी भी बायोग्राफीज इंटरव्यूज को सुन के आप जीवन में समझदार या अक्लमंद नहीं बन सकते। ये काम, ये चीज़ें सिर्फ केवल आपको रेफरेंस दे सकती हैं, संदर्भ के लिए ये काफ़ी है। ये आपको उदाहरण दे सकती हैं, थोड़ी बहुत आपकी कंडीशनिंग कर सकती है, आपको संदर्भ मतलब रेफरेंस दे सकती है कि हाँ ऐसा हुआ था। आपके आपके मेन बात ये है, अगर सब बात को समअप करूँ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक डाटा प्रोवाइड कर सकती है, पर इससे आप अक्लमंद नहीं बन सकते। अब सवाल ये है कि फिर अक्लमंद कैसे बन सकते हैं? ये मेरी वाइफ ने पूछा कि कैसे बन सकते हैं। मैंने एक ही बात बोली उससे, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का हिंदी में मतलब मुझे नहीं मालूम, अगर आप लोगों को पता हो तो बताना कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल थिंकिंग को। पर जितना मैं इसको जानता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है, तर्क वितर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, रैशनल होने की बात नहीं कर रहा हूँ। रैशनल इज डिफरेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज डिफरेंट। क्रिटिकल थिंकिंग से आप अक्लमंद बन सकते हो। कैसे? कि आपके दिमाग में जो भी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी कोई डाटा आ रहा है, आपने कोई मूवी देखी, आपने किसी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के साथ आपने समय बिताया, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी, कोई प्रवचन सुना, कुछ भी, आपने उसको डिकोड करना है। डिकोड करना है, सवाल उठाना है। पर जैसे सुकरात ने कहा सवाल करो, पर बात सिर्फ सवाल का नहीं है। सवाल करते रहोगे तो जिंदगी भर सवाल ही करते रहोगे। सवाल हम तब करते हैं जब हमें जवाब चाहिए होता है। तो सिर्फ सवाल करना हल नहीं है, क्योंकि सवाल करोगे जवाब मिलेगा, फिर अगला सवाल करोगे फिर जवाब मिलेगा, जिंदगी भर सवाल करते रहोगे, जवाब इकट्ठे करते रहोगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है चीजों को समझना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दृष्टिकोण से जो दृष्टिकोण दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है।
तोड़ना, चीज़ों को तोड़ना, संधि विच्छेद होता था ना, संधि विच्छेद, शब्द वाक्य में से शब्द में से शब्दों को अलग करना, आपको डिकोड करना है, तोड़ना है, स्टेटमेंट को तोड़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण देता हूँ कि रेड लाइट एरिया होता है, कोठा कोठा जहाँ रेड लाइट एरिया, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है। अब हम लोगों को एक कंडीशनिंग दी गई है, हमें एक बता दिया गया है बचपन से, या और ये बात हिंदुस्तान की नहीं है, सभी जगह पर इस चीज़ को गलत माना जाता है कि यहाँ जाने वाला व्यक्ति अय्याश होता है, निम्फोमेनिया होता है, जिसको हिंदी में ठरकी बोलते हैं, उसकी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पर कंट्रोल नहीं होता है, वो बच्चलन होता है, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है, मैंने जानबूझ करके ये वाला उदाहरण पिक किया क्योंकि इसमें से कई बायस लोग निकल करके आएंगे, भले वो कमेंट ना करें, पर अगर वो सोच रहे तो भी वो बायस है, ये क्लियर है। अब इसको इसलिए मैंने जानबूझ के यही उदाहरण पिक किया। अब देखो क्या होता है कि मान लो मैं वैसा हूँ, मेरी कंडीशनिंग हुई है कि भी इस तरह की लाइफस्टाइल को जीने वाला आदमी तो गलत है। अब मैं मान लो किसी रेड लाइट एरिया के पास से गुजर रहा हूँ, या मैं किसी रेड लाइट एरिया पे जो जो भी उस तरह का जो एरिया होता है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन कौन लोग बदचलन है, कौन कौन लोग जाते हैं। तभी मैंने देखा कि उस पर्टिकुलर जगह पर एक आदमी गया, मैंने कहा ये तो अय्याश है। फिर दूसरा आदमी गया, मैंने कहा ये भी अय्याश है। तीसरा गया, मैंने कहा ये भी अय्याश है। मतलब मेरा तो क्लियर थंब रूल है ना कि भी अय्याश है। तो ये है कंडीशनिंग। और यहाँ तो ना मैंने सवाल खड़ा किया क्योंकि जवाब तो मेरे पास ऑलरेडी था कि यहाँ जाने वाला अय्याश है। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि ये जो 2 या 3 लोग जो भी गए हैं, क्यों गए होंगे, तो हम सवाल फिर हम अपने आप को जवाब देते हैं कि हो सकता है इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी अपनी वासना पर नियंत्रण ना हो, ये कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये हो सकता है कि किसी की बीवी की मौत हो गई हो, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हो, जज्बाती तौर पर प्यार करता हो, और वो बीवी की याद में या बीवी की वजह से वो किसी और को अपने जीवन में इमोशनली स्पेस नहीं देना चाहता है। पर कुदरत तो अपना काम करेगी, तो शरीर की वासना के लिए वो क्या करे, तो यहाँ पर बिना जज्बाती संबंध बनाए हुए वो अपने शरीर की वासना को मिटा सकता है या कुछ देर के लिए पूर्ण कर सकता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा कारण। ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति है, उसकी बहुत बढ़िया शादी चल रही थी, उसका एक छोटा बच्चा भी है, उसकी बीवी की मौत हो गई किसी वजह से। अब वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने दूसरी शादी करी तो वो जो मेरी बीवी आएगी वो मेरे बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार करेगी, उसे परेशान करेगी, या क्या पता उसका ख्याल रखे ना रखे, या कल को उसके साथ जो बच्चे हों तो वो मेरे इस बच्चे से भेदभाव करे। वो अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता है, अपने उस बच्चे से भी बहुत प्यार करता है, तो बीवी तो अब रही नहीं। तो हो सकता है कि वो इस वजह से उसने फैसला किया हो कि मैं जीवन में शादी नहीं करूँगा। और फिर अगेन वही कुदरत और शारीरिक ज़रूरत और वासना, वो वहाँ जा रहा है बिना किसी लाइबिलिटी के, अपने बच्चे के वर्तमान को सिक्योर करते हुए, फ्यूचर को, भविष्य को सिक्योर करते हुए कि भी किसी दूसरे से उसका बचपन ना खराब हो, लड़कपन ना खराब हो, और वो अपना ये चीज़ करके आ रहा है। ठीक है, एक जो कैटेगरी मैंने कही, कई लोग ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जो वासनाओं के ऊपर काबू नहीं पा पाते हैं, और उनकी समाज में बहुत अच्छी छवि होती है, इसलिए ऐसे बदनाम गलियों में वो नहीं आते हैं, और वो बच्चों के साथ या अपने ही रिश्तेदारों में जो डिपेंडेंट लोग होते हैं, निर्भर लोग होते हैं उनके ऊपर, उनके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कस्टोडियल रेप, या कस्टोडियल रेप बोलते हैं ना, कि आपके ऊपर जो डिपेंड है, आपके ऊपर जो निर्भर है, या आपकी सुरक्षा के अंदर है, आपने उसी के साथ वो किया, इसको कस्टोडियल रेप बोलते हैं। नॉर्मल रेप की 7 साल सजा है, कस्टोडियल रेप की 10 साल सजा है, इसको ज़्यादा गलत माना जाता है। तो ये भी हो सकता है ना। तो उनमें से जो एक व्यक्ति है ऐसा, जिसको मालूम है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो क्या करता है कि वो कहता है नहीं, मैं समाज में किसी को गंदगी ना फैलाऊं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जो वहाँ बैठा है दूसरा पार्टनर, उसको पैसा चाहिए, इसको वासना पूर्ण करनी है, ये ऐसे हो गया। ये भी हो सकता है कि वो जो एक व्यक्ति गया है, ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर दूध सप्लाई करता हो,
अखबार सप्लाई करता हो, अखबार देता हो, सुबह दूध सप्लाई करता हो, या कोई और उसने कोई काम किया हो वहाँ पे और वो उसका पेमेंट लेने गया हो या उसकी वजह से वो गया हो। पर हमने हर करेक्टर को जाने वाले को एक एक ही नज़रिए से देखा, जो हमने सीख लिया, जो हमने समझ लिया, जबकि सिचुएशन अलग अलग है। हमें एक आदमी गया है, दो तीन भी छोड़ो, एक ही आदमी गया है उस जगह के अंदर, हमें ये सारी सिचुएशंस उसके अंदर लगा, उसके ऊपर लागू करनी चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसकी सिचुएशंस क्या है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि चीज़ों को डिकोड करना, तोड़ना। ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। अब क्या होता है, इसमें आ जाता है बायसपना। बायसपना कैसे आता है, जैसे मैं आदमी हूँ, तो मैं उस बाकी आदमियों को डिफेंड करने लग जाऊंगा, जस्टिफाई करने लग जाऊंगा, नहीं नहीं ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो सब कुछ सही है, आदमी तो बना ही नहीं है एक औरत के लिए, शादी के लिए, वो बाहर गलत तो नहीं कर रहा है, चोरी छिपई तो कर रहा है, इससे किसी और की क्या बुराई हो सकती है, हो सकता है। मतलब मैं एज ए मैन डिफेंड करूँ, तो मैं ये बायस हूँ। तो ऐसे में मैं कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, केवल जो मैंने सीख लिया उसका झंडा पकड़ के चल सकता हूँ। सेम चीज़ औरत, ये सारी सिचुएशंस औरत नहीं समझेगी। अभी जैसे आप बोलोगे यार वो आदमी वहाँ गया, अरे वो तो अय्याश है। फिर आप बोलोगे नहीं, उसने, उसकी बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी नहीं करी, पर वो बच्चे को तकलीफ ना हो इसलिए नहीं करी, पर वो अपने, हाँ फिर थोड़ा बहुत ओके है। मतलब आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगा रहे हो और आपने जो सीख लिया वो कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो किताबें हैं वो आपको वन साइडेड बनाएंगी। जैसे किसी ने गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ी, तो वो गांधी जी का, अरे यार क्या गांधी जी ने यहाँ पे क्या सही किया, देखो कितने महान आदमी यहाँ पर, उन्होंने सच बोल दिया कि मैंने गलत किया। यही तरीका होता है किताब पढ़ने का। और अगर जो गांधी विरोधी है तो वो किताब पढ़ेगा, तो वो बोलेगा यार ये तो हर जगह गांधी जी गलत थे। क्रिटिकल थिंकिंग वाला व्यक्ति जब किताब पढ़ेगा तो वो हर सिचुएशंस पे ये देखेगा कि एज ए करेक्टर, एज ए मोहनदास करमचंद गांधी वहां पर और क्या कर सकते थे, जो किया क्या वो बेहतर था, हाँ बेहतर था, पर यहाँ बेहतर नहीं था, यहाँ और बेहतर किया जा सकता था, या यहाँ पर उन्होंने गलत किया। वो अपने नज़रिए से सारी सिचुएशंस को विजुलाइज करेगा और अपने आप को वहाँ पर फील करते हुए और ऑप्शन तराशेगा। क्योंकि गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में, या किसी भी व्यक्ति ने अपनी बायोग्राफी में वो लिखा होता है जो उसने उस सिचुएशन में फैसला लिया होता है, जो उसने भोगी होती है, वो उसको उस समय सही लगा जो उसने किया। और हो सकता है उसको आज ये किताब लिखने तक भी सही लग रहा हो, 20 साल बाद भी अगर वो किताब लिख रहा है तो उसको वो 20 साल बाद भी सही लग रहा है, तो वो सही लिखेगा कि मैंने वहाँ पर ये फैसला किया जिसका मुझे गर्व है अपने पर। ये तो कोई दूसरा बताएगा ना। तो जब दूसरा कोई उस किताब को पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसको ये हिसाब लगाना चाहिए कि सिचुएशंस में और क्या बेहतर किया जा सकता था, क्या क्या बचा था। तो नॉर्मली मैं किताब ऐसे पढ़ता हूँ, या किसी के भी बारे में जानता हूँ, कोई भी आदमी आकर के मुझे बोलता है, मुझे वो आदमी सही नहीं लगता, मान लो बहुत गलत आदमी लगा, बकवास है, हवाबाज है, तो मैं उसको खारिज करते हुए पर ये सोचता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, अरे यार ये तो इसी लोकेशन पे रहता है, इस लोकेशन पे तो सारे ही ऐसे होते हैं, तो यार इस फिर तो इसका ये सब इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह की चीज़ें जायज़ है। हाँ, फिर अब क्या जायज़ है तो इसको जस्टिफाई कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि इसके पास एक पावर थी, ये लोकेशन चेंज कर सकता था, जो इसने नहीं की। तो पहले तो हमने उसकी बदतमीजी को देखा, तो हमने कहा ये तो आदमी गलत है। फिर हमने ये देखा कि वो आदमी गलत क्यों है, तो मालूम पड़ा कि उसकी परवरिश ऐसी हुई, या उसके साथ बचपन में ऐसी चीज़ें हुई, या वो आज भी ऐसे इलाके में रह रहा है। तो हमने कहा हाँ यार इसलिए ऐसा है। तो क्या इसको अब माफ़ कर दिया जाए? नहीं, इसको हम पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास मौके थे। मैंने बोला ज़िंदगी हर कायर को एक बार बहादुर बनने का मौका ज़रूर देती है, कम से कम एक बार। वो नहीं बना, तो ये उसकी दूसरी गलती है। पहली गलती तो वो वहाँ रह रहा है। सबसे बड़ी गलती होती है कि मानना ही नहीं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव तभी होगा जब चीज़ों को कबूल करना सीखोगे। और ये नहीं हो सकता कि हाँ मैं समझ गया या मैं समझ गई। आपको ऐसा लग रहा है कॉन्शियस लेवल पे कि आप समझ गए, पर आप नहीं समझे। क्योंकि कैसे पता लगाओगे आप समझ गए? क्योंकि अगर आपने क्रांति कर दी, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब आपको बात समझ में आ गई, और आपको पता तो दुनिया भर का ज्ञान है, आप अप्लाई उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। और जब आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो और पता सब कुछ है, और आप कह रहे हो मुझे तो सब पता है, मुझे सब समझ में आ गया, नहीं आया है। समझ में आने का मतलब ही ये है कि आपने बदलाव कर दिया, क्रांति हो गई। क्रांति का मतलब बदलाव, चेंजेस करना।
जस्टिफाई नहीं करना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करना। लाओ त्ज़ू ने 2500 साल पहले बोला था कि अगर बात समझ में आ गई तो क्रांति घट जाएगी। बात समझ में आ गई ऐसा आपको लग रहा है पर बदलाव नहीं हुआ है, मतलब आपको समझ में नहीं आई है। तो आज मैं जो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, मैंने जानबूझ करके वो उदाहरण पिक किया कि उसमें कई लोग जो है ना एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, या स्पेशली फीमेल्स। तो इससे अगर किसी के अंदर भी ये चीज़ आती है तो इसका मतलब क्लियर है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो खड़ा है जहाँ पर वो बायस है। तो किसी भी किताब को पढ़ के, किसी के भी बारे में जान के, किसी के साथ रह करके आप अक्लमंद नहीं बन सकते। केवल आपके पास अच्छा डाटा आ सकता है, रेफरेंस हो सकते हैं, उनको यूज़ कैसे करोगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलो, मुझे नहीं लगा ये वीडियो कैसा आपको लगेगा, और 20 मिनट का हो चुका है। अगर आप लोगों ने 20 मिनट तक ये मुझे सुना है, झेला है, और आपको लग रहा है कि इस तरह की बातें काम की हैं और आपको समझ में आई हैं, तो मैं आगे इस तरह की और बातें करूँगा। अगर कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख देना 21 मिनट, तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ लोग तो 21 मिनट तक पहुँचे हैं। बाकी बिल्लियाँ लड़ रही हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।